प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होगा प्राइवेट कंपनी केस में, तो फिर वो 200 बंदों को शेयर कैसे इश्यू करेंगे? बोलो, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। क्लियर है? ये सारी बातें हो गई थी। तो कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। पहली चीज क्या पढ़ी? पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68, कल ये कंप्लीट कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? क्या हुआ? अच्छा, रिलेटिव की डेफिनेशन बतानी है। आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको मैंने वो बतानी थी, समझानी थी कि रिलेटिव होते क्या है। तो रिलेटिव की डेफिनेशन में सबसे पहले समझो, रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या आपके चाचा जी आएंगे, सगे चाचा जी? हाँ, रिलेटिव की डेफिनेशन कंपनी एक्ट ने कैसे डिफाइन कर रखी है? जो आपके घर में रह रहा है वो रिलेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, आप, आपकी वाइफ, और अगर आप फीमेल हो तो आपका हस्बैंड। ठीक है, आजकल थोड़ी कहानी खराब भी चल रही है, तो वैसे नॉर्मल बात करते हैं हम। ठीक है, तो आदमी है तो उनकी औरत मतलब बीवी, और लड़की है तो उनका हस्बैंड, इसको स्पाउस बोलते हैं। ठीक है, आपके बच्चे, आपका लड़का, आपकी लड़की, इंक्लूडिंग स्टेप सन बट नॉट स्टेप डॉटर, सोतेला बेटा भी आपका, गोद लिया हुआ बेटा भी है, तो भी वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा। इंक्लूडिंग योर फादर, इंक्लूडिंग योर मदर। ठीक है, आपके फादर भी इंक्लूडेड है और आपकी मदर भी, चाहे वो स्टेप फादर हो चाहे वो स्टेप मदर हो, सोतेला बाप हो चाहे सोतेली माँ हो। सोतेली बीवी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, दिखाओ, पूरी लिस्ट दे रखी है। उसके बाद कहते हैं देखो, इंक्लूडिंग स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन। ठीक है, ऐसे। बट वाइफ के आगे नहीं लिखा हुआ, स्टेप वाइफ। ठीक है, उसके बाद आपका भाई, आपकी बहन, इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर, आपके बेटे की वाइफ और आपकी बेटी का हस्बैंड। ठीक है, ये रिलेटिव की डेफिनेशन में है। अगर आपकी एचयूएफ है, एचयूएफ बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली, तो उस ज्वाइंट फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सब रिलेटिव की डेफिनेशन में है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अगर आपके चाचा जी आपकी एचयूएफ का हिस्सा है तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में, नहीं तो चाचा भी रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता। ये डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सीए इंटर में पढ़ने को मिल जाएगी अगर पहुंचे तो। हाँ जी, क्या चीज? एक ना, एक घर में रहना जरूरी नहीं है। एचयूएफ क्या बनती है, एचयूएफ कैसे बनती है? आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है किसी भी कंपनी के इसमें। एचयूएफ के ऊपर तो हिंदू अनडिवाइडेड एक्ट का लगेगा ना, हिंदू लॉ लगता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी मेरी ज्वाइंट फैमिली है, हम एक घर में 17 बंदे रहते हैं, हम 4 भाई हैं। ठीक है, मेरी भाभियां हैं, बच्चे हैं, सब 17 बंदे हम घर के अंदर। बट मैंने 4 एचयूएफ बना रखी है, सब, जबकि सारे कहाँ रह रहे हैं? एक घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो सगा भतीजा वो मेरे घर में रह रहा है, बट वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएगा एज पर कंपनी एक्ट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अलग एचयूएफ बनी हुई है हमारी। एचयूएफ बनाने के लिए एक एफिडेविट देना पड़ता है, एचयूएफ का एक अलग से बैंक अकाउंट खुलेगा, एचयूएफ का एक नया पेन आएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो उस एचयूएफ से पता लगता है आपका मेंबर कौन है, उस एफिडेविट वगैरह से। हाँ जी बेटा। वापस कंपनी को, हाँ हाँ, प्राइवेट कंपनी का मेंबर है, बेचना चाहे तो बेच सकता है, बट किसको? एग्जिस्टिंग, 200 की लिमिट में नहीं आएगा, वो है तो मेंबर ही, रिलेटिव को दे सकता है, अलाउड है। प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर कैन बी ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग मेंबर और रिलेटिव्स ओनली। मेंबर बन जाएंगे, वो तो काउंट होंगे। हाँ। हम्म, हम्म, ठीक बात है। 2 बंदों में बांट दिया, ठीक किया। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको शेयर कंपनी ने इशू नहीं करे है। आप अपने शेयर बाहर बेच रहे हो, बाहर भी मतलब अपने घर में बेच रहे हो, तो वो भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी ने उनको शेयर इश्यू नहीं करे है। ठीक है, ये लॉजिक है उसका। कौन?
वो किसी ने पूछा और मैंने क्या कहा था, वो बाहर शेयर भी तो नहीं जा सकते, बाहर जाएंगे तब इंक्लूड होगा ना, बाहर तो जा ही नहीं सकता। प्राइवेट कंपनी का मेंबर है, उसके शेयर कहाँ जाएंगे, या तो एग्जिस्टिंग मेंबर के रिलेटिव के पास। तो एग्जिस्टिंग मेंबर है तो नंबर ऑफ मेंबर कैसे बढ़ गया? उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि एक एम्प्लॉई है, वो एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर ट्रांसफर कर देगा तो क्या वो काउंट होगा? अब मतलब तो काउंट वैसे ही हो रहा था। एक प्राइवेट कंपनी में 20 मेंबर है, उसमें एक एम्प्लॉई है जिसको शेयर उसके एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिले हैं, तो बताओ कितनी काउंटिंग मानी जाएगी? 19। टोटल 20 मेंबर जिसमें एक एम्प्लॉई है जिसको शेयर क्यों मिले थे? एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो 19 काउंट होंगे। अब वो उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि उसने मान लो एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर बेच दिया। अभी एक एग्जांपल किसी और ने भी पूछा था कल, एग्जिस्टिंग मेंबर को उसने शेयर बेच दिया, तो क्या नंबर ऑफ मेंबर बढ़ जाएंगे? कैसे बढ़ जाएंगे? एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को शेयर बेच दिया तो नंबर कैसे बढ़ गया? रिलेटिव को बेचा तो भी नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 200 नंबर का ऑफ मेंबर क्या है? जिनको कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है। कल इसका मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि कंपनी के मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्या? क्योंकि आप 200 से ज्यादा फंडिंग नहीं ले सकते। तो अगर मैं शेयर ट्रांसफर किसी को कर भी रहा हूं तो उससे मेरे नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं बढ़ेंगे, जो कंपनी ने शेयर इश्यू नहीं किया, वो तो आप ट्रांसफर ट्रांसफर खेल रहे हो। दूसरी बात, अगर कंपनी ये देखना चाहती है कोई बाहर का बंदा ना आ जाए, तो कंपनी ऐसे ट्रांसफर को मना करेगी। सेक्शन 56 आएगा अभी आपका सीए इंटर में, प्राइवेट कंपनी मना कर देगी इस ट्रांसफर को कि भैया हमें बाद में शेयर भी तो इश्यू करने हैं 200 बंदों को, अगर मैं इसको काउंट कर लूंगा तो मेरी सीट रुक जाएगी, तो ट्रांसफर ही मना कर देगी। ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या होती है? ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। लो जी, कलेश ही खत्म। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अच्छी भारी भरकम डेफिनेशन दे दी। बट पब्लिक कंपनी क्या होती है? दो लाइन में निपटा दी। पहली लाइन में क्या लिखा? एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ही नहीं है, या तो कंपनी प्राइवेट होती है या पब्लिक होती है। तो जो कंपनी प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है। या फिर अ कंपनी विच इज प्राइवेट कंपनी, विच इज प्राइवेट कंपनी बट बट इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी। दो तरह की कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जाता है, जो प्राइवेट ही नहीं है, तो जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। और एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है बट किसकी सब्सिडरी है? पब्लिक की सब्सिडरी है, तो उसे क्या माना जाएगा? पब्लिक माना जाएगा। नहीं समझ में आया सर? लो पैसे पूरे करो, अच्छे से समझाएंगे। एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड कंपनी। अच्छा, एक कंपनी है पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मुझे बताइए पीक्यूआर प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। कैसे पता लगा? लिख रखा है सर, नाम में ही प्राइवेट लिख रखा है। अच्छा, एबीसी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट या पब्लिक? कितने बच्चों को लगता है सर दोनों भी, दोनों हो सकती है? सर प्राइवेट भी हो सकती है पब्लिक भी हो सकती है, नाम में कुछ लिखा थोड़ी है। तो बेटा समझो, किसी भी पब्लिक कंपनी के नाम में पब्लिक वर्ड नहीं होता है। तो किसी के नाम में अगर पब्लिक वर्ड नहीं है या प्राइवेट वर्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम में प्राइवेट वर्ड लिखना कंपलसरी होता है कि वो प्राइवेट है, और जो प्राइवेट नहीं होती डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है? वो पब्लिक है। पॉइंट समझ में आ गया? तो जिस कंपनी के नाम में प्राइवेट वर्ड नहीं होता वो ऑब्वियस सी बात है कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी ही होती है। ये पॉइंट क्लियर? ओके। अच्छा, हमारे अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी के अंदर किसका पैसा लगा हुआ है? पब्लिक का मोटा पैसा लगा हुआ है। इसीलिए ऐसी कंपनी पे कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं, मॉनिटरिंग ज्यादा होती है, नजर ज्यादा रखी जाती है। कहीं ये कंपनी कुछ गड़बड़ कर गई तो नुकसान किसका हो जाएगा? पब्लिक का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर विजिलेंस यानी कि कंट्रोल क्या होता है? थोड़ा ज्यादा रखा जाता है। तो ये पब्लिक है, पब्लिक ने फंडिंग किसमें की हुई है?
ये फंडिंग कंपनी में कर रखी है। अच्छा, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है? हाँ। एबीसी लिमिटेड कंपनी ने पीक्यूआर के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्ड कर रखी है। मोर देन 50% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पीक्यूआर किसने होल्ड कर रखी है? एबीसी ने। तो ये क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी। और ये क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ये भी आपके सिलेबस में है, आएंगे डेफिनेशन पे। अभी आइडिया देखिए कि अगर मेरी कंपनी के पास आपकी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर है तो आपकी कंपनी में वो होगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि आधे से ज्यादा शेयर मेरे पास है। मेजोरिटी शेयर मेरे पास है तो मेरी चलेगी कंपनी में। तो अगर मेरी चलेगी तो मैं कौन हूं? होल्डिंग। होल्डिंग मतलब कंट्रोलिंग। और ये सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड। तो मैं कंट्रोलिंग कंपनी हूं क्योंकि मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर है, और आप क्या हुए? कंट्रोल्ड कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी। मैं जो कहूंगा वो आपको बात माननी पड़ेगी। और ऐसा क्यों है ये भी समझ में आ जाएगा जब होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कि क्लियर हो जाएगी चीज। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान से देखो, ये पैसा जो पब्लिक का पैसा है वो कहा जा रहा है? वो गया इस कंपनी में। और इस कंपनी के थ्रू कहां फ्लो गया? इस कंपनी में। दिख रहा है एरो? पब्लिक ने पैसा किसको दिया? पब्लिक कंपनी को। और पब्लिक कंपनी ने मोटा पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? प्राइवेट कंपनी में। तो बेटा अब आप प्राइवेट नहीं रहे। डेफिनेशन देखो अब क्या लिखी हुई है। एबीसी बताओ पब्लिक कंपनी क्यों है? क्योंकि प्राइवेट है ही नहीं। और दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ बताओ? पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके तो नाम में प्राइवेट लिखा हुआ है। वो फिर भी पब्लिक क्यों हो गई? क्योंकि उसको होल्ड कौन कर रहा है? एक पब्लिक कंपनी। अब चीज समझ में आई? क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, क्या इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, पीक्यूआर के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं है? है? रह जाए। बट हम तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे? कंपनी क्या कह रहा है? हम तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे? पब्लिक की तरह। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये जो सब्सिडरी कंपनी है इसे डीम किया जाएगा। डीम्ड एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड? मानना। आपको माना जाएगा। डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। हाँ, डीम्ड। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मानना। ठीक है ना? डीम्ड, मान लिया जाएगा आपको पब्लिक कंपनी। आप प्राइवेट हो बट आपको माना क्या जाएगा? पब्लिक कंपनी। एंड ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑन पब्लिक कंपनी, और हर वो प्रोविजन जो पब्लिक कंपनी पर अप्लाई होते हैं, विल बी अप्लाइड, will be applied on such deemed public company। और हर वो प्रोविजन जो पब्लिक कंपनी के लिए होता है वो आपके ऊपर हो जाएगा जी अप्लाई। जैसे बताओ, प्राइवेट कंपनी को कितने डायरेक्टर मेंटेन करने होते हैं? कितने डायरेक्टर रखने होते हैं? मिनिमम 2। प्राइवेट को 2, पब्लिक को 3। तो भैया आपके पास नोटिस आ जाएगा आरओसी का कि भाई साहब हमने नोट किया है आपके पास 2 डायरेक्टर है, आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने, तीसरा डायरेक्टर अपॉइंट करो। पीकेआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भेज देती है, भाई साहब ये देखो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हम तो प्राइवेट कंपनी है, हमारे तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी हो, हमारे मेंबर कभी 200 से ज्यादा नहीं होंगे, हम कभी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे, हमारे शेयर फ्री ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। कहता तुम्हारी होल्डिंग कंपनी कौन है? कहता सर पब्लिक कंपनी। कहता फिर तुम हमारी नजर में क्या हो? पब्लिक ही हो। भले ही तुम्हारे आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग तुम पब्लिक प्राइवेट दिख रहे हो, बट हम तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे? पब्लिक की तरह। डायरेक्टर बढ़ा ले अपने, मर्जी आपकी, कर लो चेंज। जब आपके ऊपर सारे प्रोविजन पब्लिक के अप्लाई हो रहे हैं तो कर लेना चेंज चाहिए। हम तो ये करें अगर तुम नहीं भी चेंज करोगे तो भी हम तुम्हें क्या मानेंगे? हम तो तुझे पब्लिक ही मानेंगे। हाँ बिल्कुल फंस जाओगे। तभी तो कह रहे हैं कि तुम चेंज नहीं भी करोगे तो हम तो तुम्हें कैसे मानेंगे? पब्लिक की तरह ट्रीट करेंगे तुम्हें। तो अब करना है नहीं चेंज करना वो तुम डिसाइड करो, हम तो पब्लिक कंपनी के प्रोविजन लगाना शुरू कर देंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं सोचने के लिए, उल्टा हो जाए तो? अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी के शेयर होल्ड कर ले 50% से ज्यादा,
तो क्या वो प्राइवेट कंपनी जो है, सॉरी पब्लिक कंपनी है, वो प्राइवेट बन जाएगी? सोचो, घर जाके सोचना ऐसा क्यों नहीं है। अच्छा, कितने बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये प्राइवेट कंपनी है पीक्यूआर, इसके शेयर एबीसी ले कैसे गई? प्राइवेट कंपनी तो मेंबर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 200। मान लो ये एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसके 5000 मेंबर है, और ये पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर ये कंपनी उसके शेयर खरीद लेती है तो ये तो गड़बड़ नहीं होगी? सर उसके मेंबर का क्या करना है हमें? एबीसी लिमिटेड कंपनी क्या मानी जाएगी? एक बंदा मानी जाएगी ना। तो अगर किसी के माइंड में यह था कि पब्लिक कंपनी शेयर कैसे खरीद सकती है, तो खरीद सकती है, वो एक शेयर होल्डर मानी जाएगी ना बेटा। ये पॉइंट क्लियर है? कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? एबीसी का है। मेंबर्स आर सेपरेट फ्रॉम कंपनी। हाँ जी बेटा। नहीं कर पाएगी। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी जो है ना, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके पास आरओसी का नोटिस आया कि भैया 3 डायरेक्टर करो अपने। कहते सर मैं तो प्राइवेट हूं। कहता नहीं, आपकी होल्डिंग कंपनी कौन है? पब्लिक है, तो हम तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे? पब्लिक की तरह। ठीक है। पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने थोड़े दिन बाद एक प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया आरओसी के पास। कहता सर ये लो। आरओसी कहते ये क्या है? क्या प्रोस्पेक्टस है सर, इसको रजिस्टर कर दो, हम आईपीओ लेके आने वाले हैं। कहता तू तो प्राइवेट कंपनी है, तू कैसे आईपीओ लेके आएगा? क्या सर आपने तो कहा कि मुझे पब्लिक की तरह आप ट्रीट करोगे। हम करेंगे ना, तू तो प्राइवेट ही है। तेरे आर्टिकल में देख तूने क्या लिख रखा है, हम प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते। किस लिए लेके आया है? तो क्या इलाज है बताओ? कन्वर्जन ही कर लो ना अपना। समझ में आया? बस यही बात है। ये नोट हो गया। आगे चले, नए पेज पर आएंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, और मान के चलिए इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है। सेक्शन 18 आएगा, सीए इंटर में पढ़ने को मिलेगा अगर पहुंचे तो। एक कंपनी जब चाहे तब अपना स्टेटस चेंज कर सकती है, कैटेगरी चेंज कर सकती है। ओपीसी प्राइवेट पब्लिक बन सकती है, पब्लिक प्राइवेट बन सकती है, प्राइवेट ओपीसी बनना चाहे तो ओपीसी बन सकती है, अंडर सेक्शन 8 कंपनी भी अपना कन्वर्जन करके प्राइवेट या पब्लिक बन सकती है। ये सारे के सारे प्रोविजन सेक्शन 18 में पढ़ने को मिलेंगे। हाँ, पब्लिक प्राइवेट बन सकती है। सारा इंटर में समझाऊंगा, अभी थोड़ी इतनी फीस में सारा थोड़ी पढ़ा दूंगा। कुछ इंटर के लिए छोड़ो बेटा। चलो, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। पूरे पूरे चांसेस है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ओपीसी क्या होती है? गुड, 1 पर्सन कंपनी। कुछ बच्चे इसको ओम प्रकाश चौटाला समझ रहे थे, बट ऐसा नहीं है। 1 पर्सन कंपनी, क्या हम शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में ओपीसी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो, अलाउड है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 पर्सन कंपनी आप एग्जाम में ओपीसी लिख सकते हो, अलाउड है। ओके सर, ये होती क्या है? इज अ प्राइवेट कंपनी। इट इज अ प्राइवेट कंपनी। सबसे पहली बात समझो, ये प्राइवेट कंपनी ही होती है। ओपीसी के अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। वो प्रोविजन जो प्राइवेट कंपनी के लिए है वो किस पर अप्लाई होते हैं? ओपीसी के लिए। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कल, या तो कंपनी प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी। ठीक बात है ना? तो ये प्राइवेट कंपनी है बेटा ओपीसी, विद मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 मेंबर। बट इस कंपनी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? एक ही होगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2। और मैक्सिमम कितने? 200। कहते भाई साहब ओपीसी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 200, सॉरी 1। ये प्राइवेट कंपनी ही है, बट मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर एक। पॉइंट क्लियर? मिनिमम डायरेक्टर भी यहां पर कितना होगा? एक। मिनिमम डायरेक्टर एक। नहीं तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2। पब्लिक में कितने होते हैं? 3। ओपीसी में 1। ठीक बात है? ओके। हु कैन बिकम मेंबर ऑफ ओपीसी?
ओपीसी का मेंबर कौन बन सकता है? चार बातें ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आपको ओपीसी बनानी है, तो चार बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, आप माइनर नहीं हो सकते। माइनर क्या होता है? जिसकी एज 18 साल नहीं हुई। तो इसका मतलब आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, आप एक नेचुरल पर्सन होने जरूरी है। आप एक नेचुरल पर्सन होने जरूरी है। नेचुरल पर्सन क्या होता है? हम लोग, जिंदा आदमी। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है? हाँ। क्या एक कंपनी ओपीसी की मेंबर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? ओपीसी का एक ही मेंबर होगा और उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। दैट इज अ कंपनी और एलएलपी। एलएलपी सुना है क्या आप लोगों ने? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ एनी ओपीसी। ओपीसी का एक ही मेंबर होगा और उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? तीसरी कंडीशन, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, फॉरेन नेशन का बंदा ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। कोई फॉरेन नेशन का बंदा प्राइवेट कंपनी का मेंबर हो सकता है, पब्लिक कंपनी का मेंबर हो सकता है, बट ओपीसी का मेंबर कतई नहीं हो सकता। क्या चीज? ड्यूअल सिटीजनशिप है तो अलाउड है, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया तो अभी भी है ना। बट ड्यूअल सिटीजन का कॉन्सेप्ट जो है ना, बहुत रेयर कंट्रीज में मिलता है, बहुत रेयर। उसके बाद में लास्ट पॉइंट, रेजिडेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब है यहां पर इंडिया में रहता है एटलीस्ट 120 days ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर। चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सर एक मिनट, पहली बात समझ में आ गई कि माइनर नहीं होना चाहिए, उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। तो अगर मैं 17 साल का बंदा हूं, मैं नेचुरल पर्सन हूं, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया हूं, तो भी मैं ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं माइनर हूं। पहली कंडीशन क्लियर। आपका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, ओबीसी बात है। एक ओपीसी की मेंबर जो है वो एक कंपनी एलएलपी नहीं हो सकती, एक नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए। हाँ, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो या एक पब्लिक कंपनी हो, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी आपका मेंबर हो सकता है। ठीक है। थर्ड कंडीशन, सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? आप कहाँ के नागरिक हो। सिटीजनशिप किसको बोलते हैं? नागरिकता। कहाँ पैदा हुए हो आप? तो आप इंडिया में पैदा हुए तो आप कौन हो? सिटीजन ऑफ इंडिया हो। और सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या मिलते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते हैं ना, राइट टू डू एनी बिजनेस, राइट टू वोट इन इलेक्शन, राइट टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन, राइट टू विजिट एनीवेयर इन इंडिया। ये सब फंडामेंटल राइट किसके हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया के। अगर कोई फॉरेन का बंदा इंडिया में आ गया तो क्या उसे फंडामेंटल राइट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, उसे फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रहते का हो, रहते का हो। अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस ये अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। सिटीजन का मतलब क्या है? तुम पैदा कहाँ के हो, खून कहाँ का है तुम्हारा। ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर इंडियन खून है तो तुम इंडियन हो। उसके बाद तुम कहीं रह रहे हो, तुम्हारा खून नहीं बदलने वाला, तुम्हारी हरकतें नहीं बदलने वाली बेटा। ठीक है। जैसे आपने एक प्रजाति का नाम सुना होगा, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, सुना है? सबसे ज्यादा ये पंजाब में पाए जाते हैं। वहां पर एक स्लोगन होता है, हम दो हमारे दो, तीसरा हो कनाडा भेज दो। ठीक है। वहां पर हर घर में आपको एक आधा बंदा ऐसा मिल जाएगा जो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहां जाने के लिए बावड़ा हो रखा होता है। अब बताओ, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है? है। बट वो कहां रह रहा होता है? इंडिया से बाहर। तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है।
ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया बट वो इंडिया में रह नहीं रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कंडीशन लगा दी भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम उसका स्टे इंडिया में कितने दिन का होना चाहिए, 120 दिन का, तो ही वो क्या बना सकता है, ओपीसी बना सकता है। मतलब वो इंडिया का रहने वाला भी होना चाहिए। क्लियर है? ओके, आगे। अब आपको कंपनी बनानी है, ओपीसी बनानी है, हाँ। ओपीसी बनाने के लिए कहां जाओ, आरओसी के पास जाओ। ये गया आरओसी के पास डॉक्यूमेंट लेके, डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये डॉक्यूमेंट किसके पास जाएंगे, आरओसी के पास। पढ़ लिया ना ये तो हमने, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, सेक्शन 7 पढ़ लिया था। गुड। ये सारे डॉक्यूमेंट किसके पास गए, आरओसी। ये कौन है, मेंबर या सब्सक्राइबर जिसको ओपीसी बनानी है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले क्या कहलाएगा, सब्सक्राइबर, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद इनको क्या बोलने लगते हैं, मेंबर। ये गया डॉक्यूमेंट लेके कि सर बनाना एक अच्छी सी ओपीसी बना दो जल्दी से, लो। ठीक है, आरओसी कहता है भाई डॉक्यूमेंट में कमी है। कहता कमी है मतलब, कहता है ये देख इसमें एमओए देख रहा है तू, कहता बिल्कुल लगा तो रखा है। कहता कितने क्लोज है, एमओए में कितने क्लोज है। कहता सर 6 होने चाहिए, 6 के 6 पूरे हैं। कहता ना, ओपीसी में 7 होने चाहिए। पहला क्लोज क्या होता है, नेम क्लोज, हमारी कंपनी का नाम क्या होगा। सेकंड, सिचुएशन क्लोज, हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी का बिजनेस क्या होगा, पर्पस क्या है। फिर लाइबिलिटी क्लोज, तुम्हारी कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी तो किस चीज से लिमिटेड होगी, बाय शेयर या बाय गारंटी। फिर आता है कैपिटल क्लोज, तुम्हारी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी। और फिर आएगा हु आर यू, सब्सक्रिप्शन क्लोज, तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस और तुम्हारे साइन। 6 क्लोज होते हैं, बट तुम बना रहे हो ओपीसी तो भैया एक 7वां क्लोज भी होना चाहिए, 7th क्लोज। और ये 7th क्लोज होता है नोमिनेशन क्लोज। ये क्लोज कहा है, कहते सर ये क्या होता है, क्या हुआ, क्लोजेस दोबारा बताऊं क्या, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज। 6 क्लोज होते हैं नॉर्मली। कहता अगर आप ओपीसी बना रहे हो तो 7वां क्लोज भी होना चाहिए बेटा। 7वां क्लोज सिर्फ और सिर्फ किस केस में मिलेगा, ओपीसी के केस में, नॉमिनेशन क्लोज। कहता ये क्या है, क्या सपोज कर कल को तू मर गया, कहता मनहूस आदमी। अरे भाई मानना तो पड़ेगा ना, नेचुरल पर्सन है तू, ओपीसी में मेंबर कौन होगा, नेचुरल पर्सन ही होगा। कल को तू मर गया तो फिर कंपनी का क्या होगा। सर वो हमने पढ़ा है परपेचुअल सक्सेशन। कहता भाई वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए होता है, उसमें मेंबर एक नहीं होता, उसमें मेंबर मल्टीपल होते हैं। तो एक आधा मर गया तो बाकी बंदे हैं संभालने के लिए, तू तो कंपनी में अकेला है, तू ही मर गया तो कौन संभालेगा कंपनी। हाँ ये बात तो है, तो बस समझ आ गया ना। कहता हाँ तो एक बंदे का नाम दे जा, एक बंदे का नाम दे दे कि कल को अगर तुम मर गए, लुढ़क गए, कि चांद की तरफ पैर हो गए तुम्हारे, मेंबर्स डेथ, कल को तुम मर गए, लुढ़क गए या शादी होगी तुम्हारी, ठीक है, इसको इनकैपेसिटी बोलते हैं। अनसाउंड माइंड, जैसे कि सर मरा नहीं है, दिमाग क्या हो गया है, अनसाउंड, पागल हो गया, शादी हो गई, ठीक है, दिमाग ठिकाने पे थोड़ी रहता है फिर बेटा, ठीक है, लूल हो जाता है बंदा उस केस में। तो उस केस में कंपनी को कौन संभालेगा, तो एक बंदे का नाम दे के जाओ। इनकैपेसिटी का मतलब कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, जैसे कि अनसाउंड माइंड का होना, बीमार हो जाना, अनसाउंड माइंड, मेडिकली अनफिट,
कोई आदमी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो वो बेड पे आ जाता है बेटा, वो कहां से कंपनी चलाएगा, वो चल ही नहीं सकता, खुद नहीं चल रहा, कंपनी कैसे चलाएगा। तो उस केस में जो नॉर्मली हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लीगल ईयर ना, सारे शेयर्स वगैरह किसको चले जाते हैं, लीगल ईयर, प्रॉपर्टी के पावर वगैरह किसके पास चली जाती है, लीगल ईयर। कहता बस एक नाम दे जा, नोमिनी, इसे हम बोलते हैं नोमिनी। नोमिनी बिकम्स मेंबर। तो यहां पर एक बंदे का नाम दे दे भाई, कि अगर कल को तू नहीं रहा या कैपेबल नहीं रहा तो तेरी जगह मेंबर कौन होगा, इसे बोलते हैं नोमिनेशन। आप जब बैंक में खाता खुलवाने जाओगे तो बैंक वाला क्या करेगा, खाता खुलवाते हुए ये पूछेगा बेटा नॉमिनी किसको बनाना है। आप बोलते हो अंकल ये क्या होता है, बेटा कल को तुम नहीं रहे तो इस बैंक में जो पैसा पड़ा है वो किसको देना है। तो उस टाइम तुम कंफ्यूज हो सकते हो ना, कि मान लो किसी की एक से ज्यादा सेटिंग है तो किसका नाम लिख के जाऊं। ठीक है, बाद में पता लगे लड़ाई हो रही है तो एक का नाम लिख के चले जाओ, बैंक वाला कहता है एक का नाम दे दो, तुम्हारे मरने पर ये पैसे किसको देने हैं। वो तुम चाहो तो अपने रिलेटिव का नाम लिख के जा सकते हो, और तुम चाहो तो अपने सोना बाबू का नाम भी लिख सकते हो, वो मर्जी है तुम्हारी। सेम ऐसे ही कंपनी के केस में भी। ठीक है, तो 7th क्लोज में हम एक बंदे का नाम देके जाओ जो तुम्हारी डेथ के केस में या तुम्हारी इनकैपेसिटी के केस में कंपनी का मेंबर बनेगा, ये लिख के जाओ। अब सोचो ये 7वां क्लोज बाकी कंपनियों में क्यों नहीं है, यहां क्यों है, क्योंकि इसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं हो पाएगा ना। एक नाम दे के जाओ। बात समझ में आ गई। हाँ गुड। एक साथ पहाड़ी से कूद गए दोनों, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, वेरी गुड। अभी बताता हूं, ये भी जवाब है। हु कैन बिकम मेंबर ऑफ ओपीसी और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। आप नॉमिनी सिर्फ उसी को बना सकते हो जो नेचुरल पर्सन हो, जिसकी एज कम से कम 18 साल हो, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो और पिछले साल उसने कम से कम 120 डेज इंडिया में रिजाइड किया हो। ये सेम क्राइटेरिया किसके लिए था, मेंबर के लिए, यही सेम क्राइटेरिया किसके लिए है, नॉमिनी के लिए। क्यों, क्योंकि ये मेंबर बनने वाला है बेटा, तो इसकी क्राइटेरिया मेंबर के क्राइटेरिया से अलग कैसे हो सकती है। आप एक ओपीसी बनाना चाहते हो, ठीक है, आरओसी कहता है नॉमिनी, नॉमिनी कौन होगा, कहता सर मेरा 16 साल का लड़का है वो नॉमिनी होगा। कहता ना भाई, कम से कम 18 साल का, कम से कम 18 साल का बंदा होना चाहिए, माइनर को आप नॉमिनी नहीं बना सकते। अभी सारा आएगा, पेज बाकी है नीचे, ठीक है, पैसे पूरे करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अब आप ये पूछो कि क्या नॉमिनी का रिलेटिव होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो, आप अपने पड़ोसी को भी नॉमिनी बना सकते हो, बट ये सोच लेना कि बीवी को क्या जवाब दोगे। अगर बीवी को पता लग गया कि नॉमिनी आपने किसी और को बना रखा है तो जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक्ट के तरफ से कोई बैन नहीं है कि आप नॉमिनी सिर्फ रिलेटिव को बना सकते हो, ऐसा कोई बैन नहीं है। किस पे नहीं कर सकते। आपका कोई अच्छा दोस्त है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग ठीक है, आप उसको भी नॉमिनी बना सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें, घर वाले केस नहीं कर सकते। ठीक है, नॉमिनी कैन बी एनी पर्सन, बट माइनर नहीं होना चाहिए। आपका दोस्त रहता है यूएसए में रहता है सर, क्या आप उसको नॉमिनी बना सकते हो, नहीं। चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब 120 डेज का स्टे इंडिया के अंदर होना चाहिए एटलीस्ट। बात समझ में आ गई, हाँ जी बेटा। हम्म, हम्म, बिल्कुल, नॉमिनी को भी मैं क्या देना पड़ेगा, अब अपना नॉमिनी देना पड़ेगा, कि जैसे वो मरा है तू भी तो मर सकता है। समझ में आ रहा। तो ये सारी बातें सीए इंटर में आएगी आगे, अगर पहुंचे तो, बट कोई बात नहीं, थोड़ा कर लेते इसको। हाँ जी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में नॉमिनी बनाना ऑप्शनल होता है, सेक्शन 72 आएगा ये सीए इंटर में अगर पहुंचे तो, बट सीए इंटर में भी सिलेबस में नहीं है, 72 सिलेबस में नहीं है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का आपके पास शेयर है, जैसे मान लो मेरे पास किसी पब्लिक कंपनी का शेयर है, तो मैं चाहूं तो नॉमिनेशन दूं, चाहूं तो ना दूं, ऑप्शनल है वहां पर सेक्शन 72 में। और ये ऑप्शनल क्यों है कि अगर कल को मैं मर भी गया तो कंपनी थोड़ी बंद हो जाएगी,
बाकी मेंबर तो है ना कंपनी को चलाने के लिए। उस केस में मेरे शेयर किसको चले जाएंगे? लीगल हीयर को। अब सर एक बंदे का मल्टीपल लीगल हीयर हो सकते हैं, तो वहां पर है ना प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसके मान लो 2-3 बेटे हैं, बेटियां हैं, तो आपस में ना बैठ के सेटलमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट। कि बापू गया, अब ये बताओ प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे करना है। तो वो बंटवारा करते हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। एक काम करता हूँ, फैक्ट्री तू रख ले भाई, घर मैं रख लेता हूँ और शेयर ये रख लेगा, ऐसे ना बंटवारा करते वो। तो वो सेटलमेंट का डॉक्यूमेंट जो है ना, वो कंपनी में सबमिट करवाना होता है डेथ सर्टिफिकेट के साथ में, कि ये मेरे फादर के शेयर है और ये हमारी फैमिली सेटलमेंट है, ये जो शेयर है ये मेरे हिस्से में आ रहे हैं जी। कौन मरते हुए कौन विल लिख के जाता है? पहले दे जाओ, बहुत अच्छी बात है, नॉमिनेशन ही दे जाओ, फिर तो नॉमिनेशन ही दे दो। विल दे सकता है अगर आदमी को लगता है कि भाई मेरे टाइम पास में आ गया है तो मैं विल दे के जा सकता हूँ। बट मरने से पहले मतलब किसी को पता ही नहीं होता कि विल वगैरह कौन, आपने कभी देखा है आसपास में कहीं विल का केस? नहीं देखा होता। नॉर्मली विल का केस कब होता है? हाँ फिल्मों में देखते हैं हम, लड़ाई झगड़े से बचने के लिए फिल्मों में होता है बस वो। रियल में कहाँ इतनी विल होती है? ठीक है। हाँ जी। एक से ज्यादा ना, क्यों झगड़ा करवा रहे हो उनके बीच में? नॉमिनेशन दिया इसलिए जाता है कि झगड़ा ना हो जाए। एक ही नॉमिनी का नाम, नॉमिनी, नॉमिनीज नहीं है। ठीक है, ओके। एक से ज्यादा समझ गया मैं। उसी झगड़े से बचने के चक्कर में नॉमिनेशन रखवाया था, तो अभी भी वहीं जा रहा है। चलो आगे इसी में क्या, अभी आ रहे हैं, आगे पेज बाकी है। अब बात ये उठती है कि क्या नॉमिनेशन चेंज हो सकता है? यस, मेंबर कैन चेंज, मेंबर कैन चेंज द नॉमिनी एनी टाइम। मेंबर जब चाहे तब नॉमिनी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। एक्स बंदे ने अपने बड़े बेटे को नॉमिनी बना रखा था, 2 साल बाद उसे लगता है नहीं कि यार मेरा बड़ा बेटा है ना जो मेरी बातें मानता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर बिजनेस की सेंस है, तो वो अपने छोटे बेटे को अब नॉमिनी बनाना चाहता है। तो बना सकता है, बना सकता है। उसको एक फॉर्म भर के देना होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, कोई मर रहा है तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? हाँ, यहाँ फॉर्म भरना जरूरी है कि अगर आपको नॉमिनेशन चेंज करना है तो फॉर्म भरना जरूरी है। और ये फॉर्म भरकर आपको किसको देना है? ओपीसी को, कि भैया मैंने अपना नॉमिनी क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। एक्स को ए को हटा दिया, उसकी जगह बी है। और ये आगे किसको बताएंगे? आरओसी को। ये आगे किसको इन्फॉर्म कर देंगे? आरओसी को, कि हमारी कंपनी के मेंबर ने अपना नॉमिनी चेंज कर दिया है, आप अपना रिकॉर्ड अपलोड कर दो। ठीक है, ओके। क्या नॉमिनी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है? जैसे बाप की बेटे के साथ नहीं बन रही, उल्टा भी तो हो सकता है, बेटे के बाप के साथ ना बन रही हो, कि बापू बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा ले रहा है, कल को पता लगे बापू गया और इनके पीछे पीछे मैं आया, इतना कर्जा ले रखा कंपनी के अंदर, कल को बापू चले गए तो कंपनी का नॉमिनी तो मैं हूं, अब ये सारा कर्जा किसके सर पे आ जाएगा? मेरे सर पे आ जाएगा। नॉमिनी कैन विड्रॉ हिज नॉमिनेशन बिफोर द डेथ, बिफोर द डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ मेंबर। आप भी अपना नॉमिनेशन क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। बस आपको करना क्या है? फॉर्म भरना पड़ेगा, विड्रॉल ऑफ कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन। ये फॉर्म भर के आपको किसको देना है? ओपीसी को। और ओपीसी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी कि पिछला वाला चला गया जी और नए वाला ये बंदा है। बिल्कुल देना पड़ेगा। यहां पर है कंसेंट, जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो उसका क्या लगेगा? कंसेंट लेटर लगता है। नाम दो, तो मैं तो किसी का भी नाम लिख दूंगा, कंसेंट लेटर लगेगा, साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट कि हाँ मैं इस कंपनी का नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूं। कल को ये मेंबर लुढ़क गया तो उसकी जगह मैं ये कंपनी संभालूंगा, कंसेंट लेटर लगता है। तो बेटा अगर आपने कंसेंट दी है तो आप वो विड्रॉ भी तो कर सकते हो। जैसे मेंबर आपका नॉमिनेशन कैंसिल कर सकता है, नॉमिनी भी तो कर सकता है, मैं भी तो कैंसिल कर सकता हूं। हाँ कर सकते हो, बट डेथ से पहले क्यों? ये लाइन क्यों लिखी हुई है? डेथ के बाद आप नॉमिनी रहोगे ही नहीं, आप क्या बन जाओगे? ठीक है,
अब ये आपने पूछा कि सर मान लीजिए कि नॉमिनी की डेथ पहले हो गई, तो नॉमिनी पहले मर गया, तो मेंबर को नॉमिनी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले केस में आ जाएगा। अब वो एक नया फॉर्म भरेगा कि पिछला नॉमिनी जो है उसकी डेथ हो गई, उसकी जगह ये नया नॉमिनी है। वो किसको इन्फॉर्म करेगा, ओपीसी को, और ओपीसी किसको इन्फॉर्म करेगी, आरओसी को। दैट्स इट। दोनों एक साथ मर गए तो वाइंडिंग अप, दोनों अगर एक साथ मर गए तो वाइंडिंग अप। हाँ जी बेटा। हाँ ना, डायरेक्टर, ओपीसी में डायरेक्टर होता है, जो भी काम होगा किसके नाम से होगा, ओपीसी के नाम से होगा, इसलिए ओपीसी फॉरवर्ड करेगी। हाँ जी, क्योंकि रहा ही नहीं, कोई मेंबर ही नहीं रहा, लिक्विडेटर, और लिक्विडेटर अपॉइंट करता है एनसीएलटी यानी कि कोर्ट। उसकी एसेट्स वगैरह सारी जो नेट बचेगी वो उसके लीगल ईयर को, जो मेंबर है मर गया जो, उसके लीगल ईयर को जाएगी ना, नॉमिनी के लीगल ईयर को नहीं। नॉमिनी मेंबर बनेगा तो उसकी एसेट होगी ना, नॉमिनी मेंबर बनने से पहले ही मर गया, ठीक है, उसका नाम तो रिकॉर्ड पे चढ़ा ही नहीं ना एज मेंबर, तो उसके लीगल ईयर को कैसे चली जाएगी। हाँ जी, बस आगे चले, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा ओपीसी बनाकर, अच्छा एक पॉइंट और भी रह गया, बड़ी अच्छी बात है ये, ध्यान रखना। 1 person कैन बिकम नॉमिनी एंड मेंबर ऑफ 1 OPC ओनली। एक पर्सन जो है एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है और एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, मैं कितनी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी का मेंबर हो सकता हूं, जितनी चाहो उतनी। मेंबर बनने के लिए क्या करना है, शेयर खरीदने, आपके पास पैसे होने चाहिए, जितनी चाहे उतनी कंपनी के शेयर खरीद लो, आप सबके क्या हो गए, मेंबर हो गए। बट एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है। तो अगर आपने एक ओपीसी बना रखी है तो आप सोचते हो मैं दूसरी ओपीसी बना लूं, एक्ट कहता है ना बाबा, नहीं अलाउड नहीं है। एक बंदे के नाम पे एक ही ओपीसी, और आप एक ही ओपीसी के नॉमिनी हो सकते हो। पॉइंट क्लियर। हाँ जी, हाँ किसी और कंपनी के शेयर खरीद सकता है। तो मेरे नाम पे सपोज करो 10 पब्लिक कंपनी के शेयर है और मैं एक ओपीसी का मेंबर हूं, तो ठीक है, चलेगा ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बन सकता है। एक पर्सन 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, ओपीसी में बन सकता है डायरेक्टर, बिल्कुल मेंबर नहीं बन सकता। क्लियर है, ओके। अब देखो सिचुएशन देखना, मिस्टर ए जो है वो एबीसी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर है, ये मेंबर है इसका, चलेगा, चलेगा। मिस्टर बी जो है वो बीसीडी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर है, चलेगा, चलेगा। इसने नॉमिनी बना रखा है बी को, चलेगा, सोच के देखो अब, कितने बच्चों को लगता है चलेगा, नहीं चलेगा, एक। कितने बच्चों को लगता है नहीं चलेगा, कितने बच्चों को पॉइंट समझ में नहीं आया, एक। और कोई, किसी को ये लग रहा है मैं आ गया, कहां गया भाई, मैं हूंगा। देखो एक्ट क्या कहता है कि एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है और एक पर्सन एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ओपीसी जब बनाते हैं ना तो इसके फायदे बहुत हैं, तो हर कोई बंदा क्या सोचेगा, फायदा उठा लेते हैं। वो अपने सारे बिजनेस किसके थ्रू करेगा, नहीं नहीं ओपीसी बनाकर करेगा, कहते ना, एक्ट कहता है कि एक ओपीसी, एक बंदे के नाम पे एक ही ओपीसी। क्लियर है, ओके। और आप नॉमिनी भी कितने ओपीसी के हो सकते हो, एक के। सोचो क्यों, अगर मैं 4 ओपीसी का नॉमिनी हूं
तो उन चारों मेंबर की जब डेथ हो जाएगी तो मैं उनका क्या बन जाऊंगा, मेंबर। तो मेरे नाम पे 4 ओपीसी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। और एक्ट क्या कहता है, 1 पर्सन 1 ओपीसी। समझ में आई बात। तो ये रूल बना दिया। तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है और एक पर्सन एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। अभी पूरी बात करेंगे अपन। पहले तो ये बताओ, जो सिर्फ रेड में लिखा है उसमें कोई दिक्कत है कि ए जो है वो एक ओपीसी का मेंबर है, बी जो है वो एक ओपीसी का मेंबर है, ठीक है। ए ने ए ने बी को अपना नॉमिनी बना दिया, क्या कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। आपने क्या कहा कि मैं एक ओपीसी का क्या हो सकता हूं, मेंबर हो सकता हूं। बी कहता है देखो मैं एक ही ओपीसी का मेंबर हूं और मैं एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता हूं, तो देखो मैं एक ही ओपीसी का क्या हूं, नॉमिनी हूं। तो क्या मैंने इस सेक्शन को ब्रीच ब्रीच किया है? नहीं किया। कहता भाई गड़बड़ जानते कब हो जाएगी, जब ए की डेथ हो जाएगी। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए, अब गड़बड़ हो जाएगी ना। कहता क्या गड़बड़ हो जाएगी? क्या बेटा अब तेरे नाम पे 2 ओपीसी हो गई, बी बिकम्स द मेंबर ऑफ 2 ओपीसीज। अब तो गड़बड़ है। क्या सर अब भी क्या गड़बड़ है? कहता एक बंदे के नाम पे 2 ओपीसी नहीं हो सकती ना बेटा। कहता कोई बात नहीं, आप मेरे को 6 महीने दो, 6 मंथ, आप मुझे 6 महीने दिए दो। कहते दिया, क्या करेगा? कब मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बताओ, सेल आउट 1 ओपीसी। एक ओपीसी को मैं बेच दूंगा, एक हो सकती है ना, तो दोनों में से एक बेच दूंगा, एक रख लूंगा मैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, वाइंड आउट, वाइंड अप 1 ओपीसी। एक ओपीसी को मैं बंद कर दूंगा, उसकी एसेट बेच के उसकी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दूंगा, जो बच जाएगा वो मेरे दूसरे बिजनेस में डाल लूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तीसरा ऑप्शन क्या है, दोनों को मर्ज कर दूंगा, और दोनों को मिला के एक बना दूंगा। अच्छा ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दो कंपनीज को मिला के एक कंपनी बनाई जा सकती है। इसको हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। तो आप अमलगमेशन भी कर सकते हो इनका, दोनों को मिला के एक कर दूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। और एक तरीका और क्या है, कन्वर्ट कर दूंगा एक को, कन्वर्ट 1 ओपीसी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ना। एक तो रख सकता हूं ना, दोनों को क्यों करना है? बिल्कुल। ये 4 ऑप्शन है जी मेरे पास, मैं चारों ऑप्शन की इवेल्युएशन करूंगा कि सबसे ज्यादा फायदा मेरा कौन से ऑप्शन में है, और उसके बाद मैं वो ऑप्शन अवेल कर लूंगा। कहते जो भी करना है भाई 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में कर लियो, नहीं तो तेरे ऊपर पेनल्टी लगना शुरू। समझ में आया? तो एक को बेच देना, एक दोनों को मर्ज कर देना, एक को बंदी कर देना, या एक को कन्वर्ट करना। सर क्या ये ऐसा अलाउड है? क्या ये अलाउड होता है कि एक कंपनी जो आपने बना ली है ओपीसी, बाद में उसको प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल अलाउड है, परमिटेड। यस ये परमिटेड है, अलाउड है, ऐसा किया जा सकता है। दैट इज एन ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी एनी टाइम। और ये सिर्फ ओपीसी की बात नहीं है, अगर आपने पब्लिक कंपनी बना रखी और आपको लगता है यार गलत बना ली यार, पब्लिक प्राइवेट बनाता ना ज्यादा सुखी रहता, तो अब बना ले, अब बना लो, अब उसको कन्वर्ट कर लो प्राइवेट में। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। सर मैंने प्राइवेट बना रखी है और मुझे लगता है मेरे को पब्लिक बनानी चाहिए थी ताकि मैं आईपीओ वगैरह लेके आ सकूं। कहता अब कर ले। कहता क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल। कंपनी एक्ट में इस चीज का प्रोविजन है।
अगर आपको लगता है मेरे को ये नहीं बनानी चाहिए थी, ये कंपनी बनानी चाहिए थी, तो बाद में भी आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। सेक्शन 18 आता है, सीए इंटर में पढ़ने को मिलेगा अगर पहुंचे तो। कन्वर्जन कैसे होगा उसके बारे में मैंने सिर्फ यहां पर ये बताया कि ये अलाउड है। प्राइवेट को ओपीसी भी बना सकते हो। ये तो पिछली बार एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, जबकि आपकी बुक में नहीं लिख रखा। आपकी बुक में नहीं है। मेरे से किसी बच्चे ने पूछा कि सर प्राइवेट को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं खुद कंफ्यूज होगा। मैं कहा प्रोविजन तो कहीं नहीं है, पूरे एक्ट में कहीं प्रोविजन नहीं है, बट था, मतलब एक्ट में कहीं नहीं रखा था, बट उसके फॉर्म थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो प्रैक्टिसिंग सीएस है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये प्राइवेट या पब्लिक को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसने कहा यार प्रोविजन तो मैंने भी कहीं एक्ट में नहीं पढ़ा, इतने साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे सामने तो नहीं आया। मैं कहा पता कर, तो पता किया तो पता लगा उसका फॉर्म है, प्राइवेट को भी ओपीसी में कन्वर्ट करने का फॉर्म है। हाँ, पब्लिक को भी प्राइवेट को भी आप क्या कर सकते हो। वहां पर प्रोविजन में सेक्शन 18 में लिखा हुआ है, एनी क्लास ऑफ कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर क्लास। क्लास का मतलब कैटेगरी, प्राइवेट को पब्लिक, पब्लिक को प्राइवेट, ओपीसी को प्राइवेट, प्राइवेट को ओपीसी, यस अलाउड है। क्या चीज ना, अनलिस्टेड को सॉरी अनलिस्टेड को लिस्टेड में कन्वर्ट करना, लिस्टेड को अनलिस्टेड में कन्वर्ट करना, अनलिमिटेड को लिमिटेड में कन्वर्ट करना, लिमिटेड को अनलिमिटेड में कन्वर्ट करना, सब प्रोविजन दे रखे बेटा। ठीक है, बट ये सारे के सारे सीए इंटर में डिस्कस करेंगे अगर पहुंचे तो। हाँ जी। हम्म, ना डील कर सकता, बिल्कुल। गलत क्या किया मैंने, मैंने थोड़ी मार दिया उस बंदे को। ये टाइम तो एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट कह रहा है कि 6 महीने दिए। अब आप एक चीज समझो ना बेटा, कि दो भाई है, दो सगे भाई हैं, दो ओपीसी बना ली उन्होंने, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनी बना रखा है। क्यों बना रखा है? कि भाई अगर कल को मैं नहीं रहा तो ये सारा धंधा तू संभाल लियो, और अनफॉर्चुनेटली आप नहीं रहे तो सारा धंधा मैं संभाल लूंगा, दोनों को मर्ज कर दूंगा और धंधा चला लेंगे। यही बात है, तो एक्ट क्यों कहेगा इसको गलत है? ये तो समझदारी वाली बात है। दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनी बना दिया, जो पहले लुढ़का वो दूसरे का बिजनेस मर्ज करके चला लेगा। क्यों बाहर वाले बंदे को देने हमें बिजनेस? ठीक है ना, ड्यूअल ओनरशिप अलाउड है। हाँ, दोबारा बोलो। हाँ, वो पब्लिक हो गई, ऐसे उसके कहने से क्या होगा? एक्ट भी तो है। ऐसे तो आप पैसे कमा के कह दोगे देखो इनकम टैक्स में लिखा हुआ टैक्स देना पड़ेगा, बट मैं टैक्स नहीं देना चाहती, ऐसा थोड़ी होता है। इसी के अंदर आगे पॉइंट क्या दिख रखा है कि सर एक बात बताओ, ओपीसी बना के मैं क्या बिजनेस कर सकता हूं? ओपीसी कैन डू एनी बिजनेस एक्टिविटी। आप ओपीसी बनाकर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कुछ भी करना है करो भैया, क्या दिक्कत है? कंपनी बनाकर हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हाँ, ओपीसी बनाकर भी हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। दो बातें ध्यान रखना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ये नहीं कर सकते। सर ये क्या होता है? अच्छा, बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है दूसरी कंपनी के शेयर्स में, बिल्कुल करता है, आप नहीं कर पाओगे बैंक की तरह। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना, एग्जांपल एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदने वाली हरकत आप नहीं कर पाओगे। सब में आई बात? अच्छा, क्या एक प्राइवेट कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है? हाँ। क्या एक पब्लिक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है? हाँ। ओपीसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है? ना, अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके। यही वजह है कि एक ओपीसी की ना होल्डिंग कंपनी होती और ना सब्सिडरी कंपनी होती। ओपीसी की होल्डिंग कंपनी क्यों नहीं हो सकती? ओपीसी में मेंबर ही एक होता है और उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी होता है, तो ओपीसी का शेयर कोई आर्टिफिशियल पर्सन ले ही नहीं सकता। अच्छा, ओपीसी किसी की होल्डिंग कंपनी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप दूसरी कंपनी का शेयर ही नहीं खरीद सकते। पॉइंट समझ में आ गया? गुड।
दूसरा, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते, और दूसरी चीज है अंडर सेक्शन 8 एक्टिविटीज नहीं कर सकते। आप अंडर सेक्शन 8 एक्टिविटीज नहीं कर सकते। कहता है ये क्या होती है? चैरिटेबल एक्टिविटीज, समाज सेवा। भाई ओपीसी का प्रोविजन इसलिए है ताकि बिजनेस कर सको आप, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कर सकते। चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर आपको करनी है तो आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी पड़ेगी, वो भी आपके सिलेबस में है। सेक्शन 8 अलग सेक्शन है, ओपीसी नहीं, अलग कैटेगरी। तो अगर ओपीसी बनानी है तो बिजनेस करना है, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं करनी, और बिजनेस में भी दूसरी कंपनी के शेयर नहीं खरीदने हैं, खुद का बिजनेस करना है। तो ये ओपीसी का सारा प्रोविजन कंप्लीट अपना बिल्कुल है। काफी सारे प्रोविजन है जो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते ओपीसी में बेटा। देखो 470 सेक्शन है कंपनी एक्ट में, 470 के आधे सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे लगते हैं, यूं मान के चलो, और उन आधों के आधे भी ओपीसी पे नहीं लगते। जितने ज्यादा कंप्लायंसेस होते हैं एक्ट के, उतना ज्यादा आपके ऊपर बर्डन होता है, एंड बर्डन कॉज कॉस्ट, खर्चा। अभी जब हम आगे कंपनी एक्ट पढ़ेंगे ना सी इंटर में, तो आपको पता लगा एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है कंपनी को सेक्शन 92 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है सेक्शन 137 में, ऑडिट करवानी कंपलसरी होती है, और अगर आपकी कंपनी का दायरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इंटरनल ऑडिट भी करवानी कंपलसरी हो जाती है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाएगी तो सेक्रेटरियल ऑडिट भी करवानी पड़ेगी, और अगर आपकी कंपनी सेक्शन 148 के दायरे में आती है तो कॉस्ट ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। ये फ्री में नहीं होते काम, लाखों रुपए की फीस है इनकी। समझ में आ रहा है? क्योंकि सी आएगा ऑडिट करने के लिए तो फ्री में थोड़ी आएगा ऑडिट करने के लिए, क्या लेके जाएगा? पैसा। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? सीएस करता है सेक्शन 204 में, क्या लेके जाएगा? पैसा। कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? सीएम में करता है सेक्शन 148 के अंदर, क्या लेके जाएगा? पैसा। एनुअल रिटर्न जब फाइल करोगे उसका पैसा लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हो उसका पैसा लगता है, सीएसआर एक्टिविटी का सेक्शन 135 है उसके आपके ऊपर लगेगा, उसका पैसा लगेगा। कहते सर इतना सारा पैसा देना पड़ेगा, इतना मैं कमा लूंगा? तो कहते तू डर मत रे, तू तो ओपीसी है। आपकी कंपनी सेक्शन 8 के अंदर आएगी, फिर वो आपकी कंपनी अगर सीएसआर के लिए बनी है तो सेक्शन 8 में आती है वो ना, प्राइवेट है पब्लिक नहीं हो सकती। अगर आपका काम सोशल कोज है, चैरिटेबल एक्टिविटी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में होगा। ओपीसी सॉरी अंडर सेक्शन 8 कंपनी ना, आप किसी को होल्ड करोगे कैसे? हम्म हम्म सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, बट सब्सिडरी कंपनी भी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्ड करने पड़ेंगे, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो आएगा भी सिलेबस में। जो अंडर सेक्शन 8 कंपनी होती है उसमें शेयर कैपिटल नहीं होती है, पहली बात तो समझना। अंडर सेक्शन 8 कंपनी हमेशा लिमिटेड बाय गारंटी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी में कभी शेयर कैपिटल नहीं होती। वो आ जाएगा प्रोविजन की गारंटी कंपनी की होती है। हाँ, गारंटी वाली कंपनी को अगर आपको होल्ड करना है तो एक ही तरीका बचता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल करना। सेम नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब है कि आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके ज्यादातर डायरेक्टर, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर मैं अपॉइंट कर सकता हूं या हटा सकता हूं। अगर आपके पास ये पावर है तो यू आर होल्डिंग कंपनी। ये पावर होल्डिंग कंपनी, जैसे मान लीजिए मेंबर है, मैंने आपकी ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया है सेक्शन 8 वाली को, होल्डिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी के पास पावर है कि सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर की कंपोजिशन को मैं कंट्रोल करता हूं। होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर के पास, होल्डिंग कंपनी कोई बंदा थोड़ी है, तो जब भी कंपनी का नाम आता है तो उसका मतलब किसकी बात चल रही है? डायरेक्टर्स की। कंपनी एक्ट थ्रू दी ह्यूमन एजेंसी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जहां जहां कंपनी वर्ड आता है इसका मतलब डायरेक्टर्स। ठीक है, हाँ जी, सेक्शन 8 वही होती है। बन सकती है सब्सिडरी, बन सकती है, होल्डिंग नहीं बन पाएगी। हाँ, होल्डिंग नहीं बन सकती क्योंकि उसका पर्पस बिजनेस का नहीं होता, तो वो शेयर नहीं खरीद सकती ना। सब्सिडरी हो सकती है, सब्सिडरी भी कैसे होगी? डायरेक्टर की कंपोजिशन कंट्रोल करके। ये सारी बातें जो आप सुन रहे हो लगभग मैं कहता हूं कि आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगी थोड़ी बहुत। सीएसआर एक्टिविटीज क्या होती है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, सीए इंटर में पढ़ने को मिलेगा, सेक्शन 135 आएगा। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की जो अभी बातें हो रही है वो थोड़ा टाइम बाद समझ में आएगी, मतलब आपके सिलेबस में है होल्डिंग सब्सिडरी क्या होती है तो उसमें समझ में आ जाएगी, बाकी ये सिलेबस से कहीं भी रेलिवेंट नहीं है। हाँ जी, अनलिमिटेड कैसे होगी? लिमिटेड है। हाँ लिमिटेड है, 22 शेयर। हाँ तो मर गया तो पैसे गए। उस ओपीसी की एसेट बेचकर
जितने पैसे आते हैं उतने ही मिलेंगे। जो मर गया है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकेंगे भाई वो बैंक वाले, लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पहली बात तो इलीगल काम, ये बिल्कुल आंसर सही आया कि इलीगल एक्टिविटीज अगर आपने लिख दी एमओए में तो रजिस्टर ही नहीं होगी। ठीक है, बाई चांस रजिस्टर होगी गलती से या फिर आरोजक पैसे खिला दिए तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा, क्योंकि इश्क फ्रॉड और खाद छुपाए नहीं छुपते, सामने आएगा तो सही है इलीगल काम, जिस दिन आएगा उसी दिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। पुलिस वाले आएंगे, घूंघट उठाएंगे कि इस कंपनी के पीछे कौन है, कदाजा तेरी मुंह दिखाई करते हैं। क्या चीज? चलेगा ना फिर बेटा, सब चलेगा, ये होता ही ऐसा। एक्ट कहता है जो फंस गया उसके साथ हम ये करेंगे, या तो फंसो ही मत। ठीक बात है ना? हाँ, हाँ जी बेटा। सेक्शन 3 में पहली लाइन में लिखा हुआ बेटा, बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी, द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली फॉर लॉफुल पर्पसेस। ठीक है, और आपने जो बात पूछी है ना, सेम एग्जांपल आएगा सीए इंटर में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर आएगा आपका। यहां पर क्या लिखा हुआ है सेक्शन 3 के अंदर, कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड या कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर लॉफुल पर्पस ओनली, में लिखा हुआ वहां पर। तो कई होंगे माइंड में क्या आता है, इसका मतलब अनलॉफुल काम के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये बात हमको मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में समझाऊंगा सीए इंटर में अगर पहुंचे तो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। चलो, आज थोड़ा नॉलेज शेयर करने में टाइम चला गया ना, चलो आज के लिए काफी है बेटा।